हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं मई 2017 का बैंकिंग अवेयरनेस कवर करूंगा। ये वीडियो दो भाग में होगा। ये है उसका पहला भाग। तो जो जीएसटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वगैरह, जो ये सब भाग दो में होंगे। इसमें मैं मेनली कवर करूंगा जो बाकी न्यूज़ हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी न्यूज़ में कवर करूंगा। इससे पहले जो 3 वीडियो थे वो हमारी फैकल्टी करिश्मा साहू आप तक लेकर आई थी, और वो वीडियो आपने काफ़ी पसंद किए। हालांकि अब से ये वीडियोस मैं ही बनाऊंगा। तो मई 2017 का बैंकिंग अवेयरनेस ये है भाग 1। हमारे 2 पेन ड्राइव कोर्सेज हैं इस वक्त जो बेस्ट सेलिंग है। एक है आरबीआई ग्रेड बी का, और इसका 17 जून को एग्जाम है, और दूसरा है आईबीपीएस पीओ का। सो आप ये नंबर डायल कर सकते हैं 9580048004 या फिर 7291059476। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेटीएम पेमेंट बैंक की। ये तीसरा बैंक है भारत के अंदर जो खुला है, पेमेंट्स बैंक। याद रखिए, ये तीसरा पेमेंट बैंक है जो भारत में खुला है। तो पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक एक नए तरह का बैंक है। आरबीआई ने 2015 में लाइसेंस देने स्टार्ट किए थे कि हम ये नए तरह के बैंक खोलेंगे, और इसमें 2 तरह के बैंक खोले आरबीआई ने। एक खोला स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा खोला पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक अब पेटीएम बन गया है, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? अब आप पेटीएम को, पहले आप ये समझिए पेटीएम है क्या। पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वो होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी होती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो पेमेंट जो पेटीएम है उसका मोबाइल वॉलेट आप डाउनलोड करते थे, और उससे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भुगतान करते थे, जैसे फ़ोन का बिल इत्यादि। आप ऑनलाइन टिकट वगैरह भी बुक करा सकते थे। यानी उनका एक ऑनलाइन बिजनेस भी था, ई कॉमर्स बिजनेस भी था, उसमें भी पेटीएम था। तो ये एक बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करते थे। तो ये अपने मोबाइल वॉलेट के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ये बैंक बन गया है, तो ये सेविंग्स और करंट अकाउंट भी आपको दे सकता है, और इसमें 1 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आप जो डिपॉजिट्स हैं उसको सेविंग या करंट अकाउंट की तरह नहीं कर सकते थे, लेकिन अब किसी भी बैंक की तरह पेटीएम आपसे 1 लाख रुपए तक पर कस्टमर अपने वॉलेट में, सेविंग या करंट अकाउंट में ले सकता है। और बैंकिंग सर्विसेज सारी ऑफर कर सकता है, जैसे अपना डेबिट कार्ड दे सकता है। पहले पेटीएम का डेबिट कार्ड नहीं आता था। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं अब आपको पेटीएम पेमेंट बैंक देगा। तो जो पेमेंट बैंक होता है वो नॉर्मल बैंक से कैसे अलग होता है? फर्क इतना है, पेमेंट बैंक जो होता है वो आपको उधार नहीं दे सकता, यानी आप उससे लोन नहीं ले सकते। सो पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू लैंड टू कस्टमर्स। लैंडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या बैंक के साथ टाई अप करके तब ये लोन दे सकते हैं, या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, पेंशन फंड दे सकते हैं। लेकिन अपने आप में इन्हें इतनी स्वायत्ता नहीं दी हुई है, इतनी ऑटोनॉमी नहीं है कि ये लैंडिंग कर सकें, ये उधार दे सकें, लोन दे सकें। अब पेमेंट जो बैंक है, ये पेटीएम बैंक अलग कैसे है? आप जानते हैं भारत का सबसे पहला जो पेमेंट बैंक खुला था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने अपना सबसे पहले काम राजस्थान में स्टार्ट किया था। दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और पहला प्राइवेट तो एयरटेल। और अगर आपसे मेंशन ना हो कि सरकारी या प्राइवेट, तो भी आंसर एयरटेल रहेगा, क्योंकि सबसे पहले अपना काम शुरू किया था एयरटेल ने। और तीसरा बैंक जिसने अपना काम शुरू किया है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी भारत का ये तीसरा पेमेंट बैंक है। अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करिए, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप जानते हैं आजकल कि एक लेवल से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे सरकारी बैंकों से, तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। तो पेमेंट बैंक जो है ये नॉर्मल बैंक को भी आगे जाके चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी तो ये बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, छोटे लेवल पे हैं, लेकिन आगे जाके चैलेंज कर सकते हैं। और इनमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपको याद हो, जो जनधन योजना है उसमें भी कोई मिनिमम बैलेंस आपको नहीं रखना पड़ता। आप 0 रुपए में बैंक खुलवा सकते हैं, जनधन अकाउंट जिसे बोलते हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आप 0 रुपए में अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक और बात, आज तक दुनिया का, भारत का तो एटलीस्ट, कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसमें आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक पहला बैंक है जो कैशबैक देगा आपको। अगर आप बैंक में 25,000 रुपए जमा कराते हैं तो आपको 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो ये आपका एक तरह से फायदा है। 25,000 रुपए जमा कराने पे 250 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा एवरी कस्टमर। ये आप अगर पेटीएम में पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो। इसके अलावा आप जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं लेते हैं, चाहे आप आईएमपीएस लीजिए जिसमें तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है, एनईएफटी लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें बैचेज में पैसा ट्रांसफर होता है, या आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसे।
आरटीजीएस आप करते हैं तो तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए करने पड़ते हैं आरटीजीएस में। एनईएफटी आप जितने मर्जी रुपए के लिए कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पैसा बैचेस में ट्रांसफर होता है। अगर आप मान लीजिए रात के 9-10 बजे कर रहे हैं तो फिर पैसा अगले दिन सुबह के पहले बैच में जाएगा। तो वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बैंक का पहला बैच सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, कई बैंक का 9 बजे स्टार्ट होता है, तो बैचेस में पैसा जाता है। और आईएमपीएस में तुरंत पैसा जाता है, इसके लिए एमएमआईडी आपके पास होना चाहिए। तो ये हैं कुछ तरीके, लेकिन इन पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। और एक और बात, जैसा मैंने बताया, कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक इतना सब क्यों कर रहा है, ये अगर इतना चार्जेस नहीं लेगा तो ये कमाएगा कैसे। देखिए बेसिकली क्या है कि ये एक वेल फंडेड कंपनी है, इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनसे पैसा उठा रखा है। तो मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन करता हूं ये इतने उदार क्यों हैं। देखिए पेमेंट जो लाइसेंस होल्डर हैं, पेमेंट बैंक के लाइसेंस होल्डर, उनमें 2 ही ने अभी अपना बैंक स्टार्ट करे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और पेमेंट जो आप इसमें डालेंगे बैंक में, उस पर ये इंटरेस्ट देंगे आपके सेविंग्स अकाउंट पे। तो उसमें कौन कितना दे रहा है, एयरटेल आपको दे रहा है 7.25%। आप जो पैसा जमा करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, ये पहला पेमेंट बैंक है भारत का। दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपको दे रहा है 5.5% तक। इनके कई स्लैब हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा 5.5%। और पेटीएम दे रहा है 4%। यानी कि अभी तक जो 3 पेमेंट बैंक भारत के अंदर है उनमें सबसे कम पेटीएम दे रहा है, सिर्फ 4% आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है किसका। तो आप जानते हैं कि जो पेटीएम है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। ये पेरेंट कंपनी क्या होती है, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके अभिभावक। कहने का मतलब, जैसे आप देखिए जो मेन कंपनी है वो है टाटा सन्स, लेकिन टाटा सन के बहुत सारे बिजनेस हैं। टाटा स्टील आता है, टाटा सीमेंट आता है, टाटा का एफएमसीजी बिजनेस है, टाटा की गाड़ियां आती हैं। तो अगर मैं पूछूं कि टाटा स्टील किसकी कंपनी है, तो टाटा स्टील की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। इसी तरह गूगल जो है, गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अल्फाबेट की बहुत सारी कंपनी है, उनमें से एक है गूगल। और टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील की पेरेंट कंपनी हो गई ओरिजिनल टाटा सन्स। इसी तरह से 197 कम्युनिकेशन जो है, इसकी कई सारी कंपनी हो सकती हैं, और उनमें से एक है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, और 197 कम्युनिकेशन का इसमें 49% हिस्सा है, और बाकी 51% हिस्सा है विजय शेखर शर्मा का, जो इसके चेयरमैन है। विजय शेखर शर्मा होंगे चेयरमैन पेटीएम पेमेंट बैंक के। दूसरी बात, इस कंपनी का हेडक्वार्टर होगा नोएडा में। अब मैं आपको कुछ इसका इतिहास बताता हूं पेमेंट बैंक का। मैंने आपको बताया ये तीसरा बैंक है सिर्फ जो भारत में खुला है, एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बाद। अगर आपको 2015 में याद हो तो आरबीआई ने जब दो नए तरह के बैंक स्टार्ट करे थे, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक के लिए बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई करा था। आरबीआई ने 11 कंपनी को अप्रूवल दिया था। देखिए ध्यान से सुनिए अब जो मैं बता रहा हूं। पहले कोई भी अप्लाई करता है कि मैं पेमेंट बैंक खोलना चाहता हूं, तो आरबीआई उसके पेपर वगैरह देखता है कंपनी कैसी है, और अपने जो भी क्राइटेरिया है वो देखता है। उसके बाद उसको देता है अप्रूवल, जिसको बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि अब आप तुरंत पेमेंट बैंक खोल सकते हैं, अभी आगे भी जांच होगी, लेकिन हाँ एक बार आपको अप्रूवल मिल गया है, उसके बाद आप सारे अपने प्रोसीजर उनको स्ट्रीमलाइन करिए, अपना ऑफिस खोलिए, अपनी सारी जो भी चीज़ें करने वाले हैं वो करिए, और फिर आपको मिलेगा फाइनल लाइसेंस। और फाइनल लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब 11 कंपनियों को, बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई किया था, 11 कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल कि आप पेमेंट बैंक खोल सकते हो। तो उनमें से 3 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने बैकआउट कर लिया कि नहीं हमें नहीं खोलना। टेक महिंद्रा पीछे हट गई थी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी पीछे हट गई थी, और एक और है कंपनी, ये 3 कंपनियों से मिलकर बनी थी। दिलीप संघवी जो सन फार्मा कंपनी के मालिक हैं, आईडीएफसी बैंक और टेलेनोर, इन तीनों ने मिलकर अप्लाई किया था कि तीनों हम साथ मिलकर खोलेंगे। तो ये टेक महिंद्रा, चोलामंडलम और तीसरी है ये इनका ग्रुप, दिलीप संघवी का, आईडीएफसी का और टेलेनोर का, ये 3 पीछे हट गए थे। तो टोटल सिर्फ 8 कंपनी बची थी जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था पेमेंट बैंक खोलने का। और इस साल अप्रैल में आदित्य बिरला जो कंपनी है, आदित्य बिरला और आइडिया दोनों मिलकर खोल रहे हैं। इसका नाम होगा आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट। इनको आरबीआई से परमिशन मिल गई है कि ये पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। तो ये न्यूज़ में आया था। इसमें 51% हिस्सा होगा आदित्य बिरला ग्रुप का, और जो बाकी है 49% वो होगा टेलीकॉम कंपनी आइडिया का, जिसको हम बोलते हैं आइडिया सेलुलर। और आदित्य बिरला की जो कंपनी है उसका नाम है आदित्य बिरला नूवो, ABNL, आदित्य बिरला नूवो लिमिटेड। तो ये 2 कंपनी मिलकर खोल रही हैं पेमेंट बैंक। अभी खुला नहीं है, लेकिन आरबीआई से परमिशन इन्हें मिल गया अप्रैल 2017 के अंदर, अभी मतलब पिछले महीने मिला है। और जो आदित्य बिरला
जो ये आइडिया पेमेंट बैंक होगा, ये 7वीं एंटिटी है, 7th, जिन्हें फाइनल लाइसेंस मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। याद रखिए, मैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल लाइसेंस की बात कर रहा हूं। तो आदित्य बिरला जो है आइडिया जो मिलके खोलेंगे पेमेंट बैंक, ये 7वां बैंक है जिसे लाइसेंस भी मिल गया है, यानी ये चाहे तो कल खोल सकते हैं, इन्हें फाइनल लाइसेंस मिल गया है। और ये मैंने देखा है स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन भी था जिसमें इनको मिल गया ये फाइनल लाइसेंस। और जितने भी अभी पेमेंट बैंक हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, वोडाफोन को छोड़ के अभी सबको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है, फाइनल अप्रूवल दे दिया है वोडाफोन को छोड़ के। तो वोडाफोन को भी जल्दी मिल जाएगा। वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड ये भी अपना पेमेंट बैंक खोलना चाहता है। और मार्च लास्ट वीक में क्या हुआ था, इस साल 2 महीने पहले 2 कंपनी को फाइनल लाइसेंस मिल गया था पेमेंट बैंक खोलने का। एक है फिनो पेटेक और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों भी अपना पेमेंट बैंक खोलेंगे अलग अलग, एक खोलेगी फिनो पेटेक और दूसरा खोलेगी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियों के नाम आप याद रख सकते हैं कि किस किस के पेमेंट बैंक आ रहे हैं। अभी तो 3 के फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं, एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम। लेकिन और भी कंपनियां जो खोलने वाली हैं, जैसे अब आदित्य बिरला आइडिया कभी भी खोल सकते हैं, इसी तरह फिनो पेटेक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। तो इनके पेमेंट बैंक आप बहुत जल्दी देखेंगे खुलते हुए। अब पेमेंट जो बैंक है पेटीएम का, इसके सीईओ कौन होंगे? रेणु सत्ती। रेणु सत्ती होंगी इसकी सीईओ। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने 5 बोर्ड मेंबर बनाए हैं, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनमें 5 बोर्ड मेंबर होंगे। एक तो होंगी रेणु सत्ती क्योंकि ये सीईओ है, इनको तो होना ही है, और एक होंगे चेयरमैन जो है विजय शेखर शर्मा। और बाकी 3 कौन होंगे तो उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और इनका टारगेट क्या है पेटीएम पेमेंट बैंक का? ये 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं सन 2020 तक। तो काफी इनका महत्वाकांक्षी टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है। और इन्होंने पैसा भी खूब उठाया है। सॉफ्ट बैंक कंपनी जो है जिसके मालिक हैं मासायोशी सोन, जापान की कंपनी है, ये जापानीज टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम मतलब जैसे हमारे यहाँ एयरटेल, वोडाफोन, ये सब टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो जापान की टेलीकॉम कंपनी है सॉफ्ट बैंक। इन्होंने पैसा उठाया है $1.4 बिलियन। ये होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो भारत में जो फिनटेक कंपनी है उनका भविष्य खतरे में क्यों नजर आ रहा है। देखिए, जैसे पेटीएम कंपनी हो गई, एक मोबीक्विक हो गई, ये सब फिनटेक कंपनी है। तो फिनटेक कंपनी जो होती हैं, चलिए अब मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं तो पेटीएम का ही एग्जांपल लेता हूं। पेटीएम कंपनी को कई 100 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है हर महीने। और वो क्यों हो रहा है? और इन्हें पता है कि ये लॉस होगा, लेकिन ये फिर भी कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, तो उस पर पैसा खर्च रहे हैं। जब एक बार कस्टमर बेस बन जाएगा तो फिर ये कमाना शुरू करेंगे, ऐसा इनका टारगेट है। तो कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है इनकी वो काफी ज्यादा है, यानी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो पैसा बर्न कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। तो बहुत लॉस उठा रही है पेटीएम कंपनी, हजारों करोड़ रुपए का लॉस हर साल उठा रही है। लेकिन पेटीएम कंपनी जो है, अब इस तरह की कंपनियां आगे जाके प्रॉफिटेबल कैसे होंगी, इस पर एक बड़ा सवाल लग रहा है। तो मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूं। जो फिनटेक कंपनीज हैं उनका सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं मोबाइल रिचार्ज। जैसे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है तो आप पेटीएम की ऐप पे जाएंगे और करवा लेंगे। लेकिन ये खतरे में नजर आ रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि अब क्या हो रहा है, ज्यादातर जो टेलीकॉम कंपनी है, एक तो वो अपना खुद का पेमेंट बैंक खोल रही है। एयरटेल आप देख ही चुके हैं, अपना पेमेंट बैंक खोल लिया एयरटेल ने, और वोडाफोन भी अपना बस परमिशन मिलने ही वाली है उसे, वोडाफोन एम पैसा को। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये अपना अपना मोबाइल ऐप भी बना रही है रिचार्ज के लिए। जैसे एयरटेल का ऐप आता है, एयरटेल मनी करके एक ऐप आता है एयरटेल का, आप उससे भी एयरटेल पे रिचार्ज करा सकते हैं। वोडाफोन का भी अपना ऐप आता है माई वोडाफोन करके, तो आप उनसे कराएंगे और उन पे वो काफी अच्छे ऑफर दे रही हैं बजाय इसके कि आप पेटीएम से कराएं। तो एक तो इनके जो मोबाइल ट्रांजैक्शन का बिजनेस है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा, पेटीएम का जो दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो आता है टैक्सी कंपनी से, ओला और उबर वगैरह से। एक तो ओला है अपनी भारत की है, भावेश अग्रवाल की, और भावेश अग्रवाल सीईओ है इसके, और दूसरी है उबर, ट्रेविस कलानिक इसके सीईओ हैं। ये याद रखिए, ओला कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं ट्रेविस कलानिक। इनकी मदर कल एक्सपायर हो गई हैं और इनके पापा भी काफ़ी सीरियस हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। ट्रेविस कलानिक। तो ओला और उबर है दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन पेटीएम का। लेकिन ये कंपनियां खुद बहुत नुकसान में चल रही हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ओला सर्वाइव करेगी और उबर सर्वाइव करेगी इंडिया के अंदर, कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बताता हूं, जो ओला गाड़ी चलाते थे और उबर गाड़ी चलाते थे उन ड्राइवर्स को मिलता था बहुत सारा पैसा, कि अगर आप मान लीजिए दिन के 5 कस्टमर्स को गाड़ी में ड्राइव करवा देंगे, 7 करवा देंगे, 10 करवा देंगे, इस तरह से स्लैब होते थे। वो ऑलरेडी जो पैसा था वो देना बंद कर दिया है। तो ड्राइवर्स बहुत हड़ताल वगैरह भी कर रहे हैं आजकल। लेकिन ये कंपनियां खुद, इनका बर्न रेट इतना ज़्यादा है, खुद ही इतने लॉस में चल रही हैं ओला और उबर दोनों, कि ये ड्राइवर्स को कैसे इंसेंटिव्स देंगी। तो और तीसरा बिजनेस है पेटीएम का सबसे बड़ा, वो है ई कॉमर्स। जैसे पेटीएम की वेबसाइट पे जाके आप मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, शोज खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, आप गैजेट खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह। वो भी उनका बिजनेस है। और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो तो वैसे ही लॉस में चल रही हैं, तो पेटीएम, हाँ भी पैसे का नुकसान हो रहा है। तो फिनटेक कंपनीज के फ्यूचर पे काफी बड़ा सवाल है।
कि वो प्रॉफिटेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो देखते हैं। खैर अभी तो इनके पास काफ़ी अच्छी फंडिंग है, अभी तो ये काफ़ी नुकसान में जा सकते हैं कई सालों तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने बताया, एयरटेल पहला पेमेंट बैंक था, पहली ब्रांच इसने राजस्थान में खोली थी। इंडिया पोस्ट दूसरा था और पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था। हाँ, इंडिया पोस्ट की जो पहली 2 ब्रांचेस खुली थी वो खुली थी रांची और रायपुर में। तो दोनों जो कैपिटल हैं, रांची कैपिटल है झारखंड की और रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली 2 ब्रांचेस खोली थी इसी साल जनवरी 2017 के अंदर। और बहुत सारे पेमेंट बैंक खुलने वाले हैं। रिलायंस का खुलने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस मिल गया है पेमेंट बैंक का आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आइडिया खोल रहा है, आइडिया तो आप जानते ही हैं, ये आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर खोल रहा है आइडिया सेलुलर। फिनो पेटैक, नेशनल सिक्योरिटी ने अभी मिला है मार्च के अंदर। तो बहुत सारे पेमेंट बैंक और खुलने वाले हैं। अब देखना होगा कि भारत में चौथा पेमेंट बैंक कौन खोलता है। तो ये था पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सब कुछ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 3.5% 2017 में, और पहले इन्होंने कहा था 3.1% ग्रो करेगी। और पिछले साल जो ग्रो करी थी ग्लोबल इकोनॉमी, वो ग्रो करी थी 3.1% लास्ट ईयर, यानी 2016 में। और 2018 में कितना ग्रो करेगी ग्लोबल इकोनॉमी? 3.6%। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है सारे देशों की, अगर मैं अर्थव्यवस्था को एक साथ मिला दूं तो इंडिया का जैसे जितनी भी एजेंसी हैं सारे 7% से ज़्यादा ही दिखा रही हैं, लेकिन हर कंट्री इतने लकी नहीं है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और आईएमएफ ने भी कहा है कि हम ब्राइट स्पॉट हैं पूरी दुनिया में। ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें हम ब्राइट स्पॉट हैं। तो 2017 में हम ग्रो करेंगे, पूरी दुनिया ग्रो करेगी 3.5%, पिछले साल करी थी 3.1% और अगले साल करेगी 3.6%। ये कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो दूसरी बार लगातार बनी है ये, इनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे और ये है फ्रांस की, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, आईएमएफ और इंडिया आपस में रिलेटेड कैसे हैं, तो ऑफ कोर्स आईएमएफ के जो मेंबर हैं, इंडिया भी आईएमएफ का मेंबर है, इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी है। और वैसे मेंबर वर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर एक तरह से जो बैंक होते हैं इनमें पैसा भी जाता है और हम भी इनके भागीदार हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं, ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली। तो इनको बैंक ना बोल के आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, क्योंकि इनके और भी बहुत काम होते हैं। अब जैसे आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ ये कह रहा है कि भारत जो है ये जर्मनी को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा 2022 तक, ये कहा है आईएमएफ ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन सा है? यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, चौथे नंबर पे है जर्मनी और 5वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। ये है टॉप 5 इकोनॉमीज दुनिया के। तो इनमें भारत जर्मनी को और यूके को पीछे छोड़ देगा और चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा, ऐसा कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। इसके अलावा आईएमएफ की अगर प्रिडिक्शन देखें तो हमारी ग्रोथ कितनी होगी, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 जिसे बोलते हैं 2017-18, इसमें हम ग्रो करेंगे 7.2%। और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, 2018-19 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में हम ग्रो करेंगे 7.7%, यानी करंट फिस्कल में हम ग्रो करेंगे 7.2% और नेक्स्ट फिस्कल में 7.7%। और एशिया का ग्रोथ कितना होगा? एशिया का ग्रोथ होगा 5.5% 2017 में और पिछले साल था 5.3%। तो इस साल की जो ग्रोथ है इन्होंने एशिया की पिछले साल से अच्छी बताई है और वर्ल्ड इकोनॉमी की भी पिछले साल से अच्छी बताई है। और 2015 में सिर्फ 5.3% थी एशिया की ग्रोथ और 2016 में भी 5.3% थी, लेकिन इस साल 5.5%। और ये इसलिए होगी क्योंकि एशिया में 2 इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं, एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। इसके अलावा जापान भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए एशिया अच्छा ग्रो करेगा इस साल। और आईएमएफ ने इंडिया को कुछ एडवाइस दी है, ये आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज कर सकते हैं ये पॉइंट्स। आईएमएफ ने क्या एडवाइस दिया इंडिया को? आईएमएफ ने कहा है पहले तो आपके जो ये स्ट्रेस्ड एसेट हैं आप इन्हें कम करो, दूसरा अपने टैक्स सिस्टम को सुधारो, क्योंकि भारत का जो टैक्स सिस्टम है उसमें सरकार को बस एक चीज आती है और वो ये कि जो मिडिल क्लास है उस पर टैक्स कैसे उस पर ज्यादा लगा दें और उनसे ज्यादा पैसा ले आए। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरह से वो जो और लोग हैं उन्हें टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आए। तो भारत में बहुत ही कम लोग टैक्स पे करते हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए रादर देन कि जो दे रहे हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। तो पिछले साल भी हमने देखा कि जो भी हमने सेस लगाया, जैसे कृषि कल्याण सेस था या स्वच्छ भारत सेस लगाया, कई तरह के सेस लगाए, वो सब उन पे लगाए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहे, जो उनको कैसे ब्रैकेट के अंदर लेके आए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो आईएमएफ ने कहा है कि आप टैक्स सिस्टम को ठीक करो।
इसके अलावा हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उत्पादकता बहुत कम है, हमारे यहाँ कोई रोजगार का कोई वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। और इसके दो तरह से इफेक्ट हो सकते हैं, एक सोशल हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक हो सकते हैं। पहले सोशल की बात करता हूँ। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो क्या होंगे, तो वो गन्स उठा लेंगे और नक्सल बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके पास जॉब नहीं है, तो जो खाली पेट है उसे भड़काना मुश्किल होता है। तो सोशल इफेक्ट ये हो सकते हैं इस तरह के। और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक में आप जानते हैं भूखमरी हो सकती है, जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है वो हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इकोनॉमी उससे पीछे जाएगी बेसिकली। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और सरकार ने कहा था कि वो 2 करोड़ जॉब देंगे, और उन्होंने दिए हैं सिर्फ 1.5 लाख समथिंग। तो जो जॉब्स देने में बिल्कुल नाकाम रही है, 3 साल खत्म हो गए हैं सरकार को। तो जॉब्स देने पे फोकस करना चाहिए सरकार को, अगले 2 साल बचे हैं उसमें, क्योंकि जॉब्स नहीं होंगे तो फिर इट्स अ वेरी बिग इशू। दूसरा, आईएमएफ ने ये कहा है कि हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, जो कि भारत में नेग्लिजिबल है। हम सिर्फ डिपेंड करते हैं एफडीआई के ऊपर अभी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी डिसमल है, पुअर है, ये कहा है आईएमएफ ने। इसके अलावा हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें ठीक करना चाहिए। ये सब आईएमएफ ने एडवाइस दी है भारत को। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी अभी 50वीं मीटिंग हुई थी योकोहामा जापान के अंदर। 50 साल पूरे हो गए इस बैंक को, 1966 में बना था। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलेटरल बैंक है, बहुत सारे कंट्रीज का मेंबर है। टोटल 67 ओनर है इसके, मतलब 67 कंट्रीज ने अपना पैसा रखा हुआ है इसके अंदर। भारत इसमें चौथे नंबर पे शेयर होल्डर है, सबसे ज्यादा। इंडिया का पहले नंबर पे इसमें सबसे ज्यादा, जापान डोमिनेटेड बैंक है तो जापान का पैसा इसमें सबसे ज्यादा है, और भारत का है इसमें चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ, ये जापानीज हैं ये भी। ऑफ कोर्स जापान डोमिनेटेड बैंक है, जापान और यूएसए इसमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो जापानीज इसका प्रेसिडेंट रहता है ये हमेशा। तो ताकेहिको नकाओ है इसके प्रेसिडेंट, और हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके 50 साल पूरे हो गए, 1966 में बना था। तो इसकी 50वीं जो मीटिंग थी इस बार हुई थी 4 मई से 7 मई, अभी इसी महीने 2017 के अंदर। हालांकि भारत से अरुण जेटली नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको कोई और जरूरी काम है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, तो पिछले साल, यानी जो ये अभी खत्म हुआ है 31 मार्च 2016-2017 फाइनेंशियल ईयर 2017 में 7.1%। ये बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये अपनी रिवाइज करते रहते हैं। और इस फिस्कल में यानी 2017-2018 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया ये फिस्कल, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018, उसमें हम ग्रो करेंगे 7.4%, और अगले फिस्कल में हम ग्रो करेंगे 7.6%। तो ये है एडीबी के प्रोजेक्शन इंडिया के लिए। इसके अलावा एडीबी पैसा कहाँ का लगा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एडीबी मध्य प्रदेश के अंदर अर्बनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सैनिटरी के जो एफर्ट है वहाँ पे, सैनिटेशन वगैरह, वाटर सप्लाई, उनके लिए, यानी जो अर्बन सर्विसेज डिलीवरी है वहाँ की, तो वहाँ की सरकार इस पे काम कर रही है। और इस पे वो उन्होंने लोन दिया है भारत को, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $275 मिलियन का, जिससे हम मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सर्विसेज को अच्छा कर सकें। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $175 मिलियन का लोन दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जिससे हम क्लीन एनर्जी के अंदर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकें, सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट कर सकें। तो खासकर सोलर एनर्जी के लिए दिया है। और इसमें मेन 2 प्लांट है जो लगाए जा रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक है बहुत ही बड़ा 2500 मेगावाट क्षमता का प्लांट जो लग रहा है भदला राजस्थान में, और दूसरा है 700 मेगावाट क्षमता का जो लगेगा बनसकंठ गुजरात के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आए बनसकंठ गुजरात के अंदर जो प्लांट लग रहा है 700 मेगावाट का, ये प्लांट, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और 2500 मेगावाट का जो प्लांट लग रहा है भदला राजस्थान में, उसको भी पावर कौन कर रहा है, तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, जापान हमारा अच्छा दोस्त है और अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, तो इससे लोन लेना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें और भी लोन दे रहा है, जैसे $157.5 मिलियन का लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में जो जल संसाधन के इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, यानी वाटर मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट जो प्लान चल रहे हैं, और कृषि में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, उसके लिए। तो $157.5 मिलियन टोटल दे रहा है, और इसी साल $120 मिलियन इसका ऑलरेडी दे दिया है। देखिए, जब भी कोई लोन होता है जरूरी नहीं है सारा एक साथ दे। जैसे अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई $500 मिलियन का लोन दे रहा है, तो जरूरी नहीं है पूरा पैसा एक साथ दे देगा, कुछ हो सकता है हिस्सों में दे। उन्हें बोलते हैं ट्रांचेस, ट्रॉन्श वैसे बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉन्च, सेकंड ट्रॉन्च, यानी फर्स्ट पार्ट आप बोल सकते हैं सिंपल इंग्लिश में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक राजस्थान में जो रोड बन रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 किलोमीटर के रोड बना रही है सरकार वहां पे, तो उसके लिए $500 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने। तो ये लोन मिला है राजस्थान के बनने वाली सड़कों के लिए। इसके अलावा 390 मिलियन बॉन्ड का सपोर्ट दे रहा है ये। 709 मेगावाट का सोलर और विंड प्रोजेक्ट बन रहे हैं भारत के 6 राज्यों के अंदर। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए इसने और इंडियन रुपी लिंक्ड बॉन्ड इशू किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए।
तो ये सारे तथ्य आप याद रख सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं IAMAI की, जिसको बोलते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काफी सारी कंपनी है, 300 से ज्यादा कंपनी है, भारत की है ज्यादातर, और कुछ हैं जो ओवरसीज की हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो भारत में भी हैं, जो बाहर भी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिन्हें बोलते हैं। इनका सिर्फ एक काम है कि हम डिजिटल को कैसे बढ़ाएं, डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे हम और स्ट्रांग करें, ये काम है IAMAI का। तो IAMAI के पहले जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे फ्री चार्ज कंपनी के को फाउंडर कुणाल शाह। और अब इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रेसिडेंट वो बने हैं मिस्टर राजन आनंदन। तो ये फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप उनकी, इनका नाम है राजन आनंदन। ये गूगल के इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और गूगल एशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं राजन आनंदन। ये होंगे IAMAI के नए प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट नया कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा या वाइस चेयरमैन होगा नया दीप कालरा। दीप कालरा जो है ये चेयरमैन हैं मेक माई ट्रिप कंपनी के, ये होंगे नए वाइस चेयरमैन। तो राजन आनंदन होंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे दीप कालरा। तो ये आप याद रखिए IAMAI। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो PSUs के अंदर जो अदला बदली भी हुई है और नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है सरकारी बैंक के अंदर। सरकार इन्हें अपॉइंट करती है और इन्हें अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, और अपॉइंटमेंट कमेटी को बोलते हैं ACC यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक का अगला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, और अब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री की परमिशन से होता है सब, ये PMO ऑफिस करता है ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अब याद रखिए कौन कौन से बैंक में अदला बदली हुई है और कौन कौन से बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर CEO बने हैं। 7 बैंक है टोटल, याद रखिए 7 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके अंदर अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर की। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उषा अनंत सुब्रमण्यम, ये अब कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर है जिस बैंक का, इलाहाबाद बैंक, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गई हैं। तो उषा अनंत सुब्रमण्यम पहले थी पंजाब नेशनल बैंक की, अब है इलाहाबाद बैंक की MD और CEO। और जो बैंक ऑफ इंडिया के थे मिस्टर मेलविन रेगो, अब वो सिंडिकेट बैंक के बना दिए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। पहले ये बैंक ऑफ इंडिया के हेड थे। IDBI बैंक की बात करते हैं जो बहुत लॉस में चल रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 15% तक जा चुके हैं। तो IDBI बैंक जो है इसके जो हेड थे मिस्टर किशोर खरात, अब ये इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO बन गए हैं, हेड बन गए हैं। और इंडियन बैंक जो है इसके थे पहले महेश कुमार जैन, ये IDBI बैंक के बन गए हैं। यानी इंडियन बैंक और IDBI बैंक ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को बदल लिया है, अदला बदली हो गई है। जो पहले IDBI के थे अब वो इंडियन बैंक के, जो पहले इंडियन बैंक के थे अब वो IDBI बैंक के हैं। और एक बात और याद रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं मिस्टर राज किरण राय जी। मिस्टर राज किरण राय जी 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं R सुब्रमण्यम कुमार, ये नए बने हैं, ये इसमें कोई अदला बदली नहीं हुई। और पंजाब नेशनल बैंक जो है आप जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। पहले इसमें उषा अनंत सुब्रमण्यम थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के अब हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता, उषा अनंत सुब्रमण्यम इलाहाबाद बैंक की हैं और सुनील मेहता हैं पंजाब नेशनल बैंक के। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के हैं दीन बंधु मोहपात्रा, इन्हें बनाया गया है MD और CEO। और विजया बैंक जो कर्नाटक का बैंक है, इसके बनाया गया है मिस्टर RA शंकर नारायणन को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। अब एक और बात बताता हूं आपको कि सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए इतनी नाकाम क्यों रही है, और इस पर हम पूरी चर्चा भी करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं ये डबल हो गए हैं। इतनी सारी चीजें सरकार ने करी हैं, मिशन इंद्रधनुष ले आई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत कोशिश करी, S4 स्कीम है, सरफेजी को और पुख्ता कर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा आपका कारण बताता हूं, सबसे बड़ा कारण है करप्शन। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मैं जनरल मैनेजर से बात कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया करप्शन इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं। इसमें कोई बिल्कुल निर्धारित वो नहीं होते गाइडलाइंस कि अगर ये चीज़ें हो तो आपको लोन देना है। बैंक उसमें अपनी जजमेंट यूज़ करते हैं। तो बैंक के जो डायरेक्टर होते हैं या जो हाई सीनियर पोस्ट पे मैनेजर होते हैं वो पैसा खा के लोन पास कर देते हैं, और वो लोन कभी भी रिकवर नहीं होता है। और इसके मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको कैसे। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे बैंक के वो डबल हो गए हैं
मैं आपको बताता हूं कि ये मार्च 2016 तक कितने थे। तो अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं आपको जो ऑफिशियल फिगर है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो 2016 मार्च में ये थे 5 लाख करोड़। और अभी अगर मैं लेटेस्ट बताऊं आपको, यानी कि दिसंबर 2016 जो पिछला साल खत्म हुआ है 5 महीने पहले, तब तक ये 6 लाख करोड़ पहुंच गए हैं। और सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस में है? सबसे ज्यादा है पावर सेक्टर में, बिजली में, स्टील में, इस्पात में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो परिवहन भूमि का रूप व्यवस्था होती है उसमें, और कपड़ा कपड़ा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में। ये है 4 वो सेक्टर जिनमें सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसका कहने का मतलब ये है कि इन कंपनीज को जो लोन दिया था वो रिकवर नहीं हो पाता है। और इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने किसी को लोन दे दिया, बैंक ने किसी कंपनी को लोन दे दिया, और वो 90 दिन तक अगर उस पर कोई पैसा वापस नहीं आया, तो हम उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इनिशियली अगर पैसा वापस नहीं आता तो हम उसे बोलते हैं बैड लोन। तो इसके इसमें जनरली हम जो कन्वेंशनल विजडम है हम उसमें 30 दिन मान के चलते हैं, तो उसको बैड लोन बोल देते हैं। लेकिन 90 दिन तक अगर ना आए तो फिर काफी सीरियस बात है, फिर वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे भी, और यूनाइटेड नेशंस पे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अभी जो हेड हैं, चीफ हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस। और यूएन के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 2017 में 7.3%। इन्होंने अपनी ग्रोथ कम कर दी है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। पहले यूएन ने कहा था हम 7.7 करेंगे, लेकिन अब घटा के कर दिया 7.3%। और अगले साल अगर हम देखें तो उसकी बढ़ा दी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो रीबाउंड होगा, मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद जब रीमोनेटाइजेशन होगा, पुनर्मुद्रीकरण होगा, तो फिर हम काफी अच्छा ग्रो करेंगे। तो पहले इन्होंने कहा था हम सिर्फ 7.6% ग्रो करेंगे 2018 में, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम ग्रो करेंगे 7.9%। यानी फाइनल आंसर क्या है? 2017 में हम ग्रो करेंगे 7.3% और 2018 में हम ग्रो करेंगे 7.9%। तो इस साल की प्रिडिक्शन इन्होंने घटा दी है और अगले साल की बढ़ा दी है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि हम चाइना से भी ज्यादा ग्रो करेंगे, यानी पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। तो चाइना का बता देता हूं, चाइना की इकोनॉमी 2017 और 2018 दोनों में ग्रो करेगी 6.5% यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, याद रखिए। और अगर मैं वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट होता है दुनिया के जितने भी देश हैं सबका जीडीपी मिला दो, उसे बोलते हैं वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट। तो वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट ग्रो करेगा यूएन के हिसाब से 2.7% 2017 में, यानी पूरे जितने भी कंट्री है दुनिया में सबका जीडीपी ग्रो करेगा मिला के 2.7% इस साल, और 2.9% अगले साल 2018 में। और पिछले साल ग्रो करा था 2016 में 2.3%। यानी इस साल का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, और अगले साल का आउटलुक जो है वो भी पॉजिटिव है। और ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं आईआईपी और डब्ल्यूपीआई की। ये डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो पुराने हमारे जो गवर्नर थे वो सीपीआई इन्फ्लेशन को ज़्यादा महत्व देते थे, रघुराम राजन। 2 तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को नापने के, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो अब अभी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहले बात करते हैं डब्ल्यूपीआई और आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। इसमें यह परिवर्तन आया है कि इसका जो बेस ईयर है वो हमने शिफ्ट कर दिया है। तो पहले जो बेस ईयर था वो 2004-2005, और अब जो बेस ईयर होगा वो होगा 2011-12। और हमारे जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है उनका नाम है टीसीए अनंत। ये है हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन। अब बात करता हूं ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट की। ये एक प्राइवेट संस्था है जिसने ये आंकड़े दिए हैं कि किस देश में 10 साल के अंदर काला धन सबसे ज्यादा आया, यानी 2005 से लेकर 2014। और 2005 से 2014 भारत में यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 1 कांग्रेस की सरकार थी मेजरली। यूपीए में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस की है, यूपीए 1 और यूपीए 2। तो यूपीए 1 थी 2004 से 2009, और 2009 से 2014 थी यूपीए 2। तो सबसे ज्यादा काला धन देखिए किस देश में आया। पहले बात करते हैं इलिसिट इनफ्लो। इलिसिट मतलब अवैध, और इनफ्लो मतलब पैसा देश के अंदर आना। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा आया $5.5 ट्रिलियन, फिर रशिया में, और फिर भारत में। भारत में आया $770 बिलियन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 770 को रफली मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, और फिर आगे मैं करोड़, 1000 करोड़ भी लगा दूंगा, तो ये 1000 हो गया, ये इतना पैसा हो गया, यानी ये हो गया 4.5 लाख करोड़, 4.6 लाख करोड़। 3 4 5 नहीं, ये 46 लाख करोड़ हो गया। 46 लाख करोड़ भारत के अंदर, 46 लाख करोड़ भारत के अंदर 10 साल के अंदर काला धन आया है। तो भारत कौन से नंबर पे रहा? 3rd नंबर पे रहा इनफ्लो के अंदर, इलिसिट इनफ्लो के अंदर, काले धन के अंदर। और अगर मैं बात करूं किस देश से काला धन कितना बाहर गया है,
तो 10 सालों के अंदर भारत से बाहर गया है $165 बिलियन। तो आप इसको 6,000 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो अमाउंट आ जाएगा 165 इंटू 6,000 करोड़। इतना पैसा देश से बाहर गया है भारत से, यानी भारत के अंदर जबरदस्त काला धन आया है। और इनफैक्ट अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो अगर जो टोटल ट्रेड हुआ है 10 साल के अंदर, भारत का जो व्यापार हुआ है दूसरे देशों से, वो हुआ है $5500 बिलियन। $5500 और ये उसका 3% है, 165 बिलियन जो भारत से पैसा बाहर गया है। और ये जो काला धन है भारत से बाहर क्यों जाता है और अंदर क्यों आता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कंपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं, आयात और निर्यात करती हैं, वो अपना जो बिल है वो ठीक से नहीं दिखाती। इसे बोलते हैं मिस इनवॉइसिंग बच जाए। तो इस तरह से कंपनीज क्या करती हैं, अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए जो पैसा है वो कम या ज़्यादा दिखाती हैं। इस वजह से लॉस होता है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को, और ये बेसिकली काले धन के तौर पे आता है। और इसमें यह भी पता चला है कि जिनकी भी ड्यूटी है भारत में काला धन रोकने की, जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये सब बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हमारा कस्टम डिपार्टमेंट, ये सब नाकाम रहे हैं एकदम लॉसेस प्रिवेंट करने में टैक्स डिपार्टमेंट को। और इंपोर्ट अंडर वॉइसिंग, ये काफ़ी बड़ा कारण है। इंपोर्ट अंडर वॉइसिंग, इंपोर्ट अंडर वॉइसिंग इनवॉइसिंग का मतलब ये होता है कि जो इंपोर्ट्स हैं, हम दूसरे देश से अगर आयात कर रहे हैं तो फेक बिल कंपनी दिखाती हैं कई बार, और उसमें वो पैसा कम दिखाती हैं अपने इंपोर्ट का जितना भी उन्होंने किया, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन बच सके। और जो एक्सपोर्ट करती हैं वो जनरली ओवर इनवॉइसिंग करती हैं, जिससे इन्फ्लेटेड बिल शो कर सके, उसी कारण से, टैक्स बचाने के कारण। अब आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इससे हम कुछ इससे इन्फर कर सकते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए 2015 से 2004 से 2014 तक, ये जो 10 साल थे, कांग्रेस की सरकार जिस वक्त थी उस टाइम इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था। जैसे अगर मैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन इन इंडिया की बात करूं तो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार जब आई थी जस्ट 2004 में, उसके बाद 2013 तक इन्फ्लेशन देखते हैं। 2005 में था 4.2%, 2010 में जब कांग्रेस की सरकार दूसरी बार आई 11.7%, और 2013 में लगभग 9.13%, यानी काफ़ी ज़्यादा था। 4.2 से 9.13 तक पहुंच गया था। और ये वो टाइम था 10 साल का जिस टाइम इंडिया में काला धन सबसे ज़्यादा आया था। 46 लाख करोड़ का काला धन आया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि काले धन का भारत में आना और हमारी महंगाई बढ़ना, इसमें रिलेशन हो सकता है? हालांकि इस बात को अभी कोई प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अभी देखते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है मई 2014 में, तो 2014 में हमारा कंज्यूमर इन्फ्लेशन 5.86% और अभी 2016 2.23%। तो ये तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि पिछले जो 3 साल हैं उसमें काला धन भारत के अंदर कम आया है? अभी हालांकि ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है कोई इस तरह की, लेकिन क्या भारत में काला धन कम आया है? तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है जिस पे आप सोच सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉरेन करेंसी एसेट आते हैं, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसके हमारे पास कितने भंडार हैं। गोल्ड आता है, गोल्ड हमारे पास कितना है। स्पेशल ड्राइंग राइट आते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ की तरफ से होता है। ये एक स्पेशल तरह की इंटरनेशनल मनी होती है जो आईएमएफ क्रिएट करता है, जिससे कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा सकती हैं। और इसमें जितनी भी करेंसी होती हैं, जो कन्वर्टेबल करेंसी हैं, उनका एवरेज लेते हैं वो, वेटेड एवरेज, और उससे निकालते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। और आरबीआई की रिजर्व पोजीशन आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुए इतने ज़्यादा। हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं $380 बिलियन। $380 बिलियन के इतना पैसा भारत के पास पड़ा हुआ है अभी। यानी अगर कल को मान लीजिए कोई रिसेशन आता है तो हम काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं उससे निपटने के लिए। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा हैं, $380 बिलियन। अब बात करते हैं AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये देखिए, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि अमेरिका डोमिनेट करता है और यूरोपियन यूनियन डोमिनेट करता है। ADB की अगर बात करें तो ADB में जापान और USA डोमिनेट करते हैं। तो चाइना जो है IMF में भी परेशान रहता है क्योंकि IMF में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? यूरोपियन यूनियन और USA का। और वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर हिस्से की बात करें तो वो भी यूरोपियन यूनियन और USA का। तो चाइना को चाहिए था कोई ऐसा बैंक जिसमें वो डोमिनेट कर सके। तो 2015 में इन्होंने बना दिया AIIB। जनवरी 2016 में इस बैंक ने काम करना शुरू करा है। तो अभी ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है, अभी एक साल से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ है इसे। इसका इन्होंने नाम दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इस बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसमें 53 कंट्रियाँ अभी तक, हालांकि कई कंट्री हैं और जो इसमें ऐड हो सकते हैं। अभी 53 मेंबर इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं।
और इस बैंक के प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिया जिन लीकन को। जिन लीकन है चाइना के पूर्व वित्त मंत्री, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, जिन लीकन, ये है इस बैंक के प्रेसिडेंट। तो जनरली जो बैंक डोमिनेट करता है वो अपना खुद का ही प्रेसिडेंट बनाता है। आप देखेंगे हमेशा आईएमएफ का प्रेसिडेंट जो है हमेशा यूरोपियन यूनियन से होगा या अमेरिका से होगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट ज्यादातर आईएमएफ से होगा या ईयू से होगा। अभी जिम योंग किम है, लेकिन ज्यादातर मैं बोल रहा हूं प्रेसिडेंट है जिन लीकन। और भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा है इस बैंक के अंदर, भारत का लगभग 8% हिस्सा है। चाइना का सबसे ज्यादा है 26%, रशिया का तीसरे नंबर पे है 6%, जर्मनी का है 4.5%। तो ये 4 देश हैं जिनका एआईआईबी में सबसे ज्यादा हिस्सा है। और एआईआईबी ने हमें लोन भी दिया है। एआईआईबी ने $160 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव करा है भारत में, आंध्र प्रदेश के अंदर जो बिजली प्रोजेक्ट हो रहा है उसके लिए। याद रखिए ये पहला और अभी तक का एकमात्र एआईआईबी का लोन है जो उसने भारत को दिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आंध्र प्रदेश में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए पैसा कहाँ से मिला है, तो उसके लिए पैसा मिला है एआईआईबी से। और इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सारा पॉलिटिकल गेम होता है। देखिए अभी आप जानते हैं वन बेल्ट वन रोड फोरम हुआ चाइना में, जिसे बेल्ट एंड रोड फोरम कहते हैं। ये मई के पहले हफ्ते में हुआ और इससे जस्ट पहले 3 मई को लोन मिला है ये एआईबी की तरफ से। और एआईबी चाहता था भारत उसमें जरूर आए, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें बहुत सारे रास्ते हैं जो भारत के सॉवरेन टेरिटरी से होके जाएंगे। जैसे सीपैक है, सीपैक में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है भारत की सॉवरेन टेरिटरी है, वहां से होके जा रहा है। तो भारत जब तक नहीं चाहे ये प्रोजेक्ट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, भारत इसमें रोड ब्लॉक्स कर सकता है। चाइना ने काफी रिक्वेस्ट इनफैक्ट की थी कि बेल्ट एंड रोड फोरम में इंडिया आए, लेकिन इंडिया ने बाइकआउट कर दिया है। तो ये जो लोन चाइना ने दिया ये जस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका फोरम हुआ बीजिंग में अभी उससे पहले दिया। तो हो सकता है ये एक तरीका हो जिससे भारत को मनाया जाए या भारत को थोड़ा सा एनकरेज किया जाए कि वो हमारे इसमें आए, लेकिन भारत ने फिर भी मना कर दिया। खैर अब हम आते हैं ऑपरेशन क्लीन मनी पे। ऑपरेशन क्लीन मनी हमारा जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी, मिस्टर सुशील चंद्र है इस वक्त इसके प्रेसिडेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसने शुरू करा है ऑपरेशन क्लीन मनी। और एक बात और, इनकम टैक्स हम सीधे सरकार को देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और वो टैक्स जो हम सरकार को नहीं देते डायरेक्ट, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सेल्स टैक्स है, आप होटल में खाना खा रहे हैं तो उस खाने में सेल्स टैक्स लग के आ जाता है, या कुछ भी आप सामान खरीदो उसमें सेल टैक्स लग जाता है, तो वो आप दुकानदार को दे रहे हैं या होटल के मालिक को दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो उस आगे जाके फिर वो सरकार को देगा। यानी डायरेक्ट आप सरकार के हाथ में नहीं दे रहे हैं, आप किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं और वो फिर सरकार को दे रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारा डिपार्टमेंट सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसको पहले बोलते थे सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब इसका नाम पलट के रख दिया है सीबीआईसी। और इसके अंदर जो क्लीन मनी है ये बेसिकली क्या है, क्लीन मनी के अंदर जब विमुद्रीकरण हुआ 8 तारीख को मोदी जी ने अनाउंस करा था और 9 नवंबर से स्टार्ट हो गया था, 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलाइए। और इस दौरान अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लार्ज कैश डिपॉजिट करें तो उनका वेरिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगा और डेटा एनालिटिक्स यूज़ किए जाएंगे, उनका डेटाबेस बनाया जाएगा और उनको डीमोनेटाइजेशन का जो डेटाबेस है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, जिससे कोई व्यक्ति जिसने टैक्स की चोरी करी, टैक्स इवेड किया, उनको पकड़ा जाएगा। इसका नाम दिया है ऑपरेशन क्लीन मनी। लेकिन इसमें टैक्स पेयर का जो रेस्पॉन्स है वो भी देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन ढंग से दे पाया तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वेरिफिकेशन क्लोज कर दी जाएगी, उसको इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने पैसा चुराया है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक और बात, अगर किसी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पैसा दे दिया है उसके खिलाफ भी वेरिफिकेशन क्लोज कर दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी कि जिनके पास बहुत वैसा पैसा पड़ा है, ब्लैक पैसा पड़ा है, वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके अलग अलग स्लैब हैं, तो ये योजना आप पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नई चीजें करी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार, याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनमें से एक रिटायर हो रहे हैं जिनका नाम है एसएस मुंद्रा। तो एसएस मुंद्रा रिटायर होंगे 31 जुलाई को और अब उनको रिप्लेस कौन करेगा, तो आरबीआई ने लोगों से कहा है कि वो अप्लाई करें। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी गवर्नर पहली बार कोई प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है। अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर थे वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर से आते थे, सरकारी में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही जो लोअर पोजीशन पे होते थे उनको प्रमोट कर दिया जाता था, सब पब्लिक सेक्टर के होते थे। पहली बार हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी गवर्नर जो एसएस मुंद्रा को रिप्लेस करेगा वो प्राइवेट सेक्टर से आए, पब्लिक सेक्टर से ना आए, ये भी हो सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और पोजीशन स्टार्ट करी है, सीएफओ, जैसे कंपनीज के अंदर होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इसके लिए भी
जो चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह है क्वालिफाइड, उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं। ये भी इनके इतिहास में पहली बार हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक और पोजीशन अब हो जाएगी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे आपसे चर्चा कर ही रहा था। देखिए वीडियोकॉन कंपनी है, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इसका कोई अब ज़्यादा अस्तित्व बचा नहीं है। 1757 करोड़ रुपए की इसकी कंपनी की वैल्यू है आज की तारीख में, और इस कंपनी के शेयर भी कोई नहीं खरीद रहा है, बिल्कुल पिटी हुई कंपनी है आज की तारीख में वीडियोकॉन। इस पे 47,000 करोड़ रुपए का उधार है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इस कंपनी के ऊपर। 47,000 करोड़, मतलब सरकार अगर इस कंपनी की बुरी तरह से नीलामी कर दे तो भी कितना आएगा, 1757 करोड़ है, 3,000 करोड़ आ जाएगा मैक्सिमम, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, तो नुकसान तो होगा ही। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, 6400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इसकी, और उधार है इसके ऊपर 42,800 करोड़ रुपए का। भूषण स्टील की बात करता हूँ, 1838 करोड़ रुपए की कंपनी है और 46,000 करोड़ रुपए का उधार है। तो ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनसे निपटना आसान नहीं है करप्शन की वजह से। तो जो बैंक के मैनेजर हैं बड़ी बड़ी पोजीशन से, वो क्या करते हैं कि वो ये पैसा जो है खा के और लोन वगैरह पास कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा उनकी जजमेंट के अंडर आता है कि वो जज कर सके। मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पास गिरवी रखवाने को भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो ये सारे इनटेंजिबल फैक्टर होते हैं। तो वो बैंक मैनेजर इनको कंसिडर करके लोन पास कर देते हैं कि नई कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, मार्केट में नाम अच्छा है, तो हम पास कर देते हैं। और इनमें सब में किक बैक मिलते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए बैंक मैनेजर्स को मिलता है। खैर, अब आपको बताता हूं एक दो चीजें और, आरबीआई की हैं ये भी। आरबीआई को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। अभी अभी एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ये ऑर्डिनेंस पहले कैबिनेट ने पास किया था, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल गया है, और अब ये ऑर्डिनेंस अपने ये काम करेगा। क्योंकि याद रखिए, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जब पास होता है तो प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी होता है, और एक कंडीशन ये होती है, ऑर्डिनेंस जब पास होता है तो फिर उसको जब संसद बैठेगी दोबारा, तो अब तो शायद मानसून सेशन में ही सीधा बैठेगी, तो मानसून सेशन जब होगा अभी, उसमें जब बैठेगी तो फिर उसको पास कराना पड़ेगा एक निर्धारित समय में, 6 हफ्ते के अंदर पास कराना होता है, वरना फिर वो वॉइड हो जाता है, यानी वो कैंसिल हो जाता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ताकतें दे दी गई हैं काफ़ी सारी, और वो ताकतें ये हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए इन्हें ताकतवर और बना दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो ओवरसाइट कमेटी है उसमें 2 ही मेंबर होते हैं, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूट करता है 2 मेंबर। तो जो 2 मेंबर है, अब इसका नंबर ये बढ़ाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ केसेस हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिल रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड इतने सारे केसेस हैं, सिर्फ 2 मेंबर कैसे करेंगे, तो उनका नंबर अब कह रही है ये बढ़ाएगी, तो रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी ओवरसाइट कमेटी को। और दूसरी बात, जो बैड लोन है वो 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और इसको ये रिजॉल्व करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ओवरसाइट कमेटी के अलावा S4A स्कीम के अंडर जो केसेस आते हैं उनका जो स्कोप है उसे भी बढ़ाएगी, यानी S4 यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट के अंडर जो केसेस आते हैं उनका विस्तार बढ़ाएगी, जिससे उसको और विस्तारित करेगी, जिससे और ज्यादा केसेस रेफर किए जा सकें ओवरसाइट कमेटी को। उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसका नाम यह है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017। इसमें एक आरबीआई ने अनाउंस कराया कि वो एक फ्रेमवर्क बनाएगी, एक ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाएगी, जिससे दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत जो केसेस आते हैं उनको और अच्छे से ठीक किया जा सके। दूसरा, आरबीआई लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट के करंट स्टेटस के ऊपर बैंक से उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगा है। सारे बैंक्स को यह कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप ये बताओ आपके पास स्ट्रेस्ड एसेट कितने हैं इस वक्त। दूसरी बात, आरबीआई को यह भी ताकत मिल गई है कि वो इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, यानी अगर कोई अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है तो उससे पैसा किस तरह से वापस निकलवाया जाए, वो प्रोसेस भी आरबीआई शुरू करवा सकती है अब। और वो किसी भी बैंकिंग कंपनी को या एक से ज्यादा बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई ये इशू कर सकती है डायरेक्शंस कि वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करे इंडियन बैंकिंग जो कोड है उसके तहत। दूसरी बात, आरबीआई ने बैंक्स को डायरेक्शन इशू की हैं कि वो अपने, आरबीआई को ये ताकत दी है कि वो बैंक्स को दिशाएं दे, डायरेक्शंस दें, जिससे स्ट्रेस एसेट्स का रेजोल्यूशन हो सके। तो ये कुछ ताकतें हैं, हालांकि ये अभी अभी हुआ है, तो इस पे और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आरबीआई ने अभी अपने कानून नहीं बनाया, इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, तो वो अपना फ्रेमवर्क ही अनाउंस करेगी। दूसरी बात, आरबीआई जो है उसने ये कहा है कि वो एक करेक्टिव एक्शन प्लान लेके आएगी, और उस एक्शन प्लान में ये चीज़ें होंगी, जैसे फ्लेक्सिबल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, और S4A जो चल रहा है वो होगा। तो इस पर और ज़्यादा कठोर
आरबीआई होगी बैंक्स के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिससे ना बढ़े। इसके अलावा जॉइंट लैंडर्स फोरम, जॉइंट लैंडर्स फोरम क्या होता है? जॉइंट लैंडर्स फोरम होता है, देखिए बैंक में पहले जो लोन ले लिया अगर किसी ने, और यानी इससे पहले जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने उसको पहले पहचाना जा सकता है, तो वो पहचानने का काम करता है जॉइंट लैंडर्स फोरम। यानी बैंक के जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं या जो बैड लोन्स हैं, जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी नहीं बने हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम 90 दिन का टाइम होता है उसमें, लेकिन पहले ही बैंक को ये संदेश आ जाते हैं, आ सकते हैं कि ये जो कंपनी है या ये कोई फला ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो पैसा नहीं चुकाएगी, यानी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जॉइंट लैंडर्स फोरम। तो जॉइंट लैंडर्स फोरम में भी बहुत सारे बदलाव आरबीआई लेके आ रही है। और इसमें फॉर एग्जांपल, इफ एन एसेट इज टू बी सब्जेक्ट टू अ करेक्टिव एक्शन प्लान, 50% ऑफ द क्रेडिटर्स इन द जीएलएफ हैव टू एग्री ऑन द प्लान एंड दे मस्ट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द एसेट बाय वैल्यू। कहने का मतलब, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत लिया जाएगा, तो फिर 50% जॉइंट लैंडर्स फोरम के जो मेंबर हैं, जो क्रेडिटर हैं, वो उसमें एग्री होने चाहिए, और उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 60% होनी चाहिए कम से कम, जो एसेट बाय वैल्यू है उसका 60%। ये सब इसलिए किए गए हैं जिससे जेएलएफ के अंदर जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे से जल्दी लिए जा सकें, क्योंकि जो जॉइंट लैंडर्स फोरम है अक्सर उस पर अपने जो डिसीजन है उस पर वापस जाने का, बैक ट्रैकिंग का दोष लगता रहा है। और ये भी कहा गया है कि जॉइंट लैंडर्स फोरम उतना ताकतवर नहीं है, जॉइंट लैंडर्स फोरम में जो मेंबर है उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इस तरह के वो लगते रहे हैं। तो जेएलएफ में भी सुधार अब आरबीआई करेगी। और जेएलएफ में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जेएलएफ में हम कोई भी स्ट्रेस होता है, इससे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने, कोई भी लोन अमाउंट है या लोन अकाउंट है, वो एनपीए बने पहले ही पहचान लेते हैं हम। तो उसके लिए 3 कैटेगरी होती हैं, एसएमए 0, 1 और 2। तो इसमें अगर 30 दिन का से कम का समय है और कुछ इंसिपिएंट स्ट्रेस के साइन हैं तो वो है एसएमए 0। अगर 31 से 60 दिन तक लोन ओवरड्यू है, कोई किस्त वापस नहीं आई है, तो एसएमए 1, और 60 दिन से ज्यादा तो एसएमए 2, और फिर अगर 90 दिन क्रॉस कर जाता है तो फिर हम बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसको बोलते हैं जॉइंट लैंडर्स फोरम फ्रेमवर्क। फिच की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच। फिच ने अपनी जो सॉवरन रेटिंग है भारत की उसको बीबीबी रखा है, बीबीबी माइनस। ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है। और याद रखिए, सरकार ने फिच के ऊपर प्रेशर डाला था कि वो रेटिंग को सुधार करे। फिच ने, ये लीक हो गए थे डॉक्यूमेंट्स और ये अब पब्लिक डोमेन में है। सरकार जो अभी है भारत में, उसने फिच के ऊपर दबाव डाला कि वो रेटिंग भारत की अच्छी करे, पर फिच ने मना कर दिया। और फिच के हिसाब से भारत का जो डेट बर्डन है वो 67 जो जनरल गवर्नमेंट डेट बर्डन है वो 67.9% ऑफ जीडीपी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो डेट है वो कितना ज़्यादा है। उसके अलावा एक ऑफिशियल कमेटी है जो गवर्नमेंट की, जो रिव्यू कर रही है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट को, उसने रेकमेंड करा है ये जो 67.9% है इसको हम 60% तक लेके आए। यानी जो हमारा उधार का जो बर्डन है, डेट बर्डन है, उसको 60% से कम होना चाहिए। ये कहा है एक कमेटी जो सरकार ने बनाई थी एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए। और फिच रेटिंग ने यह भी कहा है कि देखिए, भारत में जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं इस वक्त, जो वो हैं लगभग $150 बिलियन। तो फिच ने कहा है कि $90 बिलियन आपको बैंक में डालने पड़ेंगे अगर आपको उनको जो बेजल 3 नॉर्म है अगर उनको फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, बेजल 3 नॉर्म्स के भारत कंप्लायंट है। भारत को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और दूसरे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेजल 3 के, उनको भारत कंप्लायंट है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और ये मार्च 2019 तक करना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 तक करना पड़ेगा, 31 मार्च 2019 तक। तो ये बहुत ज़्यादा दबाव है भारत के ऊपर कि बेजल 3 नॉर्म्स को कंप्लायंट कैसे करे। $150 बिलियन का जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं, बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, टोटल जो वैल्यूएशन है $150 बिलियन के आसपास है। तो $90 बिलियन भारत को पैसा डालना पड़ेगा। तो जो इंद्रधनुष स्कीम या जो दूसरी स्कीम के तहत भारत ने जो रिकैपिटलाइजेशन करी है बैंक्स की, उसमें पैसा काफ़ी कम डाला है। तो $90 बिलियन बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6000 करोड़ से, तो आपको पता चल जाएगा। हम लगभग $1 की वैल्यू 60 मान रहे हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना पैसा चाहिए और कितना हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। पहले आपको बता देता हूँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम कैसे करती है। देखिए, बैंक जो होते हैं उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने का एक कारण, एक तो करप्शन हो गया, ठीक है वो तो है, लेकिन कुछ कारण और भी हैं। और वो ये कि बैंक जो है वो अपना लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और लोन वसूलने का जो उनका मोटिवेशन है वो काफ़ी कम रहता है। क्योंकि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ऑलरेडी काम का भार बहुत ज़्यादा रहता है।
बहुत सारी चीज़ें टैकल करते हैं, और जो बैंक के मैनेजर वगैरह रहते हैं उनके टारगेट मिले हुए होते हैं कि भाई आपको इतने रुपए का कम से कम लोन देना है, या इतनी कंपनीज को लोन देना है, हमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो नंबर्स का गेम रहता है पूरा। तो बैंक के जो मैनेजर हैं उन पर बहुत प्रेशर रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को लोन दें। तो लोन देने में उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, पूरा जो उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। यानी एक बार लोन जब कंपनी ने ले लिया तो उनसे वापस वसूलने के लिए बैंक का जो मोटिवेशन है बहुत कम रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक ने 1,000 करोड़ का लोन दे दिया एक कंपनी को, अब ये कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, तो बैंक जो है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोक अदालत हैं, कस्टम लॉज हैं, बहुत सारे और भी तरह के लॉज हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अदालतें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा वापस नहीं आ पाता है। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, बैंक पहले ही ये मान लेता है, क्योंकि बैंक को साइंस पता चल जाते हैं, कई बार जॉइंट लैंडर्स फोरम में, कई बार दूसरी जगह से बैंक्स को ये साइन पता चल जाते हैं कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला। तो बैंक क्या करता है, एक कंपनी होती है जिसे बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी एआरसी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से ये उधार खरीद लेती है, लेकिन कम पैसों में। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक के पास जाएगी और कहेगी ये 1,000 करोड़ की जो आपके ऊपर जो आपका फंस गया है पैसा, मैं इसे 700 करोड़ रुपए में खरीद लेती हूँ। तो बैंक कहेगा ठीक है, चलो 700 करोड़ तो वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम तो हो सकता है 1,000 करोड़ भी वापस ना कर पाए। तो 700 करोड़ रुपए में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंक से ये खरीद लिया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अब ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वसूलने की 1,000 करोड़ उस कंपनी से। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत सारी चीजें करती हैं बैंक ये पैसा वसूलने के लिए। तो इसमें फॉर एग्जांपल वन टाइम सेटलमेंट प्लान बना सकती है वो। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस कंपनी के पास जाएगी और कहेगी कि आप मुझे 800 करोड़ दे दो, सिर्फ 200 करोड़ में माफ कर रही हूँ। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक से 700 करोड़, तो यानी यहाँ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा जाएगी, क्योंकि 800 करोड़ कंपनी से ले अगर वसूल पाती है ये, तो बैंक को 700 करोड़ देने हैं। तो बीच में जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो ये आपको ऐसे काम करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और ऐसे पूरा गेम चलता है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि बैंक डायरेक्टली कंपनी को क्यों नहीं ऑफर कर रहा कि भाई आप मुझे 800 करोड़ दे दो, मैं 200 करोड़ छोड़ दूंगा, क्यों 100 करोड़ का भी नुकसान कर रहा है। तो बैंक का इतना जनरली मोटिवेशन नहीं रहता। और ये मैंने आपको एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत तरह के स्टेप्स लेती है कंपनी से पैसा वापस वसूलने के लिए। एक और बात, अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो 700 करोड़ है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कहां से आया जो बैंक को दे रही है, क्योंकि अभी तो इस कंपनी से पैसा वसूला भी नहीं है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, वहां से आता है। या फिर बड़ी बड़ी और कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं जिन्हें बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी। तो ये बैंक खुद हो सकते हैं दूसरे, ये बड़ी कंपनियां हो सकती हैं क्यूआईबी, और इनकी थोड़ा सा जो मार्केट में जो रेपुटेशन है वो अच्छी रहती है, तो इस पे जो रिस्क है वो कम रहता है। क्यूआईबी जो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एआरसी इस तरह के प्रोविजन देती है जिससे वो इन्वेस्ट कर सकें लोग। तो बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बिजनेसेस, और जिन्हें बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी। तो ये पूरा गेम चलता है। अब आरबीआई ने ये कहा है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके पास जो नेट ओन्ड फंड है वो 100 करोड़ होना चाहिए 2019 तक। डेडलाइन दे दी है 2019 तक 100 करोड़ रुपए का नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, और ये लेटेस्ट होना चाहिए 31 मार्च 2019 तक। ये क्राइटेरिया आरबीआई ने दिया है। और सरफेजी एक्ट है उसमें भी बदलाव लेके आए हैं, और वो ये बदलाव है कि कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कार्य शुरू नहीं कर सकती अगर उनके पास 2 करोड़ रुपए से कम का नेट ओन्ड फंड है। ये भी याद रखिए, नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ से कम का है तो काम शुरू नहीं कर सकती, और 100 करोड़ का होना चाहिए 31 मार्च 2019 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ और भी अनाउंसमेंट करे हैं, जैसे जो रियल एस्टेट सेक्टर है इस वक्त बहुत बुरी हालत है उसकी, प्रॉपर्टी वगैरह में ना निवेश आ रहा है, ना कोई खरीद रहा है। और दूसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्ट करने के लिए ये किया गया है, ये स्टेप लिया है। और वो स्टेप क्या लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को ये परमिशन दे दी है कि वो अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए, और हम अपना जो दूसरी बात, पहली बात, हम अपना जो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट स्कोप है उसे भी बढ़ा सकें, और दूसरा जो ये सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इनमें भी पैसा आ सके। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बैंक हैं, पहली बात, वो अपने नेट ओन फंड का ज़्यादा से ज़्यादा 20% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में, वेंचर कैपिटल फंड में और स्टॉक में। और ये इस फंड को मिला के भी यानी दो जो ट्रस्ट हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको मिला के भी 20% से ज़्यादा कर सकते हैं। ये लिमिट है इनके ऊपर, लेकिन अलाउ कर दिया है। ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। ये था भाग 1
मई 2017 के बैंकिंग अवेयरनेस भाग 2 बहुत जल्द आप तक लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा आज रात तक या फिर कल तक ले आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।